ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हुए कि जैसे आपने देखा था कि जो 4 आवेशों की व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, -k2q, एक आगे पीछे दोनों तरफ प्लस क्यूब प्लस क्यूब। ठीक है, यहां से यहां तक इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो डी डी थी, और जो बिंदु P था वो इनके मध्य बिंदु के ऊपर स्थित है, इसके मध्य में ये जो आवेश उपस्थित है इससे किस दूरी के ऊपर, r दूरी पे था, और इसके नियतांक निर्देशांक जो थे वो क्या थे, r थीटा, किसके रूप में, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या, एक तो यहां से यहां पर इस बिंदु P के ऊपर, यहां से यहां पर तथा इस बिंदु के ऊपर यहां से यहां पर, ये जो दूरी r1 और ये r2 थी, इस दूरी को ज्ञात करना था। अगर ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें इस बिंदु P के ऊपर इन चारों आवेशों के कारण है जो पोटेंशियल का मान क्या है वो पता चल जाएगा। पोटेंशियल पता चल गया तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सरल हो जाएगा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपको डाइवर्जेंस वाली चीजें मालूम होगी, उसी के आधार के ऊपर पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर जो होता है वो क्या होता है, -k dV होता है। ठीक है ना, और इस डेल को अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में लिखोगे r और थीटा के रूप में तो क्या आएगा, क्वेश्चन में डेल बाय डेल r प्लस 1/r डेल बाय डेल थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, ये इसके पोलर निर्देशांक होते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आप लोगों को ज्ञात क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले पोटेंशियल को पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। अब बची दूरी कौन सी आप लोगों के पास, r2 निकालनी ज्यामिति से, तो अब R2 के लिए क्या है, यही क्या, ये इस R और इस D का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये R2 वेक्टर या फिर R2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, r² प्लस d² माइनस 2dr cos थीटा, क्योंकि अब देखो अब एंगल कितना है, थीटा का एंगल है। कल एंगल यहां से यहां तक का हमने देखा था वो क्या था, 180 माइनस थीटा था। ठीक है, तो वहां पे 180 माइनस थीटा होने के कारण cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस के cos थीटा होता है, और प्लस के साइन में वो चेंज हो गया था। और आज इसमें क्या है, R2 बराबर क्या आ जाएगा आपके, r² प्लस d² रूट में 1 प्लस d² अपॉन r² माइनस 2d अपॉन r cos थीटा। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/r2 की निकालनी है, तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस d² अपॉन r² माइनस 2d अपॉन r cos थीटा का इनवर्स पावर 1/2। अब इसमें वापस कौन सा नियम लगाओगे, इसके ऊपर वही का वही द्विपद प्रमेय से विस्तार वाला नियम लगाओगे, 1 प्लस x की पावर माइनस के 1/2 है, तो जब इसके अंदर द्विपद प्रमेय लगाओगे तो इसका विस्तार होगा। तो उस कंडीशन में जैसे लास्ट इक्वेशन का विस्तार किया था वैसे ही वैसे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का भी विस्तार करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का विस्तार करोगे तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं है, सेम ऐसी की ऐसी इक्वेशन ही प्राप्त होगी, और उसमें और इसमें डिफरेंस इतना सा है कि वहां पे क्या साइन था आप लोगों के, यहाँ पर माइनस का साइन है तो वहां पे कौन सा साइन था, प्लस का साइन था, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है आपकी आएगी 1/r2 की, r2 बराबर 1/r कोष्टक में 1 प्लस d अपॉन r cos थीटा माइनस d² अपॉन 2r² 1 माइनस 3 cos², समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो दोनों ही मान मालूम है, 1/r2 का मान भी मालूम है, 1/r1 का मान भी मालूम है। इन समीकरण नंबर 2 और 3 से जो 1/r1 और 1/r2 का मान जो है वो हम कौन सी समीकरण में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखो उससे पहले चीज ये ध्यान रखो कि जो डिस्टेंस d है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो डिस्टेंस d, ये वाली जो दूरी है दो आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो अगर क्या हो जाए, जो बिंदु P है उससे ये क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में d की हायर टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट। ठीक है, हायर टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, तो उस हायर टर्म को नेगलेक्ट लो या भले मत लो, या फिर आप क्या करो यहां तक ही इस इक्वेशन को लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो इतना ही आएगा। मतलब हायर टर्म को नेगलेक्ट करोगे तो
एक यहाँ तक की टर्म आएगी, ठीक है, ये भी आएगी। ये मतलब आप स्क्वायर से आगे क्यूब और 4 की पावर के रूप में जो भी टर्म्स है उनको आप क्या कर लो, नेग्लेक्ट कर लो। तो उस कंडीशन में देखोगे ना, तो भी आप देखोगे दो टर्म है तो आपके अगर घटाओगे तो सीधी कट जाएगी 1/r1 और 1/r2 के अंदर बचेगी ओनली फॉर ओनली एक ही टर्म बचेगी, उससे अधिक टर्म बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो जो अलग अलग साइन की उनको छोड़ दो और जो सेम साइन की टर्म्स है आपस में घटाओगे तो वो कट जाएगी, क्योंकि घटाओगे तो उस समय प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस वाले में। अब देखो आई टर्म को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से मान हम किस में रखते हैं, मान इक्वेशन नंबर 1 में रखना होता है। v बराबर क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर r आ जाएगा, दोनों के पास में क्या है 1/r है। और उस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इक्वेशन किस प्रकार की थी, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 2/r। ये इक्वेशन थी लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, यही थी या कुछ और थी, यही थी। ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर क्या करो, इन दोनों से मान रखो, तो ये v बराबर क्या आएगा आपके q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक में 1 प्लस b अपॉन r cos थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 1 माइनस v cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वाले का मान रखो प्लस 1 माइनस b अपॉन r cos थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 1 माइनस b cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो और साथ में क्या आ जाएगा आपके माइनस के 2/r, तो यहाँ पे आपने r तो बाहर कॉमन ले लिया तो ओनली फॉर बचेगा क्या अंदर कोष्ठक में माइनस के 2, क्योंकि आप देखोगे इसमें भी r है, इसमें भी r है और इसमें भी r है, तो r को कॉमन लेके सीधा बाहर ले दिया। अब कट कौन सी टर्म रही है, ये तो ये वाली प्लस में है, ठीक है, एक ये वाली ये प्लस में ये प्लस में थी और ये माइनस में, ठीक है, ये और ये वाली टर्म आपस में कट गई, फिर ये 1 और ये 1 2 प्लस का 2 और इधर लास्ट में क्या है माइनस का 2 है, तो ये दोनों भी गए, तो बचा ओनली फॉर ओनली क्या आपके पास में, एक तो माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और नीचे डी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो जब 1/2 जुड़ जाएगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 है तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपकी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अंदर क्या आ जाएगा माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर कोष्ठक में 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो v बराबर आप क्या ले सकते हैं q डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कोष्ठक में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसको प्रदर्शित करती है, ये वैल्यू है आपके चतुर्ध्रुव के कारण पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या लगा दो, आर लगा दो। अब देखो इस बिंदु P के बाद पोटेंशियल का मान तो हमें पता चल गया कितना है, अब निकालना क्या बच गया, विद्युत क्षेत्र निकालना बच गया। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्य घटक का मान
अब त्रिज्यीय घटक कैसे, क्योंकि आपके पास में इक्वेशन जो है पी बिंदु के ऊपर निर्देशांक किसके रूप में है, ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। ध्रुवीय निर्देशांक में आर जो होता है उसको त्रिज्यीय घटक कहते हैं और थीटा को जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्श्व घटक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ई आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस की डेल वी अपॉन डेल आर के बराबर लिखा जाता है। और ई थीटा जो होता है वो क्या लिखा जाता है, माइनस के 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के रूप में ये लिखा जाता है। ठीक है, देखो इस डायग्राम से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये जैसे प्लस का क्यूब, ये माइनस का 2 क्यूब और ये प्लस का क्यूब। तो अगर आप इससे डायग्राम से देखोगे ना तो त्रिज्यीय घटक जो होगा ना वो यहाँ पे अगर पी बिंदु है तो उससे आर कैप डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और थीटा का जो डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इसमें ये ध्यान रखना, आप दोनों सब होगी। एक जो है वो पार्श्व घटक जो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा आर कैप जो कि किसके ऊपर है, डिस्टेंस के ऊपर। किससे, जो इनके आवेशों के मध्य की जो आवेश, जो ये चारों आवेश है, इन चारों से इसकी जो ये दूरी है उसके ऊपर डिपेंडेंट ये घटक है। ठीक है, और ये एंगल थीटा का। तो अब देखो, अब आपको ये पता चल गया कि अब देखो यहाँ से ई आर और ई थीटा, आर जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के रूप में लिखते हो। ठीक है, तो अगर आप ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में एक्स को लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा लिखोगे, वाई को क्या लिखोगे, आर साइन थीटा लिखोगे, और जेड का तो कुछ भी नहीं है, जेड का जेड। ठीक है, तो 2 डायमेंशनली आप देखोगे एक्स का मान क्या है, आर कॉस थीटा, वाई का मान क्या है, आर साइन थीटा है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप इनका यूज करके, मतलब इस सीधा, या तो फिर आप सीधा क्या कर लो, आर के सापेक्ष इसका अवकलन करके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। लेकिन आपको एक्स वाई घटकों के रूप में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशनों का यूज करना पड़ेगा एक्स और वाई के मान के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। फिर क्या करोगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल आर करोगे। ठीक है, इन इक्वेशनों का क्या करोगे, पहले तो आप लोग अवकलन करोगे आर के सापेक्ष, फिर वो अवकलन करके यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालोगे। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पर अगर आप सीधा आर के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष अवकलन करके भी इसको सॉल्व करते हो तो भी आपकी वो इक्वेशन क्या होगी, सही होगी। लेकिन अगर आप देखोगे किसी किसी बुक में पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, फिर वाई के सापेक्ष किया, फिर जेड के सापेक्ष किया, फिर तीनों को जोड़ोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है और आर जो होता है एक्स और वाई के योग के बराबर होता है आई कैप जे कैप के रूप में। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट कर लो या फिर वो करो, क्योंकि वो याद इसलिए ज्यादा लंबा पड़ेगा क्योंकि एक तो उसमें कैलकुलेशन काफी है, थोड़ा सा भी माइनस प्लस का साइन इधर उधर हो गया तो पूरा गलत। लेकिन अगर आप सीधा आर के सापेक्ष अवकलन करके भी करते हो तो भी इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, वो का वही आंसर आएगा जितना दूसरे में आता है। तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 से इसको नंबर 5 दे दो, इसको नंबर 6 दे दो, मैं से 5 में मान रखूंगा। ठीक है, 4 से 5 में मान रखोगे तो ई आर बराबर माइनस के डेल बाय डेल आर कोष्टक में क्यू डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कोष्टक में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस की। ठीक है, अब अवकलन करो, ई आर बराबर क्या आना चाहिए आपके, ई आर बराबर कांस्टेंट है, जितनी भी टर्म वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, माइनस के क्यू डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब नीचे क्या आएगा, डेल बाय डेल आर कोष्टक में 1 अपॉन आर। ठीक है, अब इस आर क्यूब का क्या करना है हमको, अवकलन करना है। ठीक है, तो 1 अपॉन आर क्यूब का अवकलन करोगे तो ई आर बराबर क्या आएगा, माइनस क्यू डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, बाहर आ जाएगा इसके अंदर माइनस के 3 अपॉन आर की पावर 4। तो ई आर इज टू क्या आ जाएगा आपके, क्यू डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के। ये क्या होगी आपके साथ। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, त्रिज्यीय घटक निकाल लिया। वैसे कि वैसे अब कौन सा घटक भी निकालना,
ये पार्श्व घटक जो कि एंगल के ऊपर डिपेंडेंट घटक है उसको पार्श्व घटक बोलते हैं, वो निकालना है। तो अब हमें 6 में क्या करना पड़ेगा, वापिस से इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 से किसका मान रखना पड़ेगा, पोटेंशियल का मान रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, वापिस इक्वेशन नंबर 6 में v का मान इक्वेशन नंबर 4 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई थीटा बराबर क्या आएगा, -1/r डेल अपॉन डेल थीटा कोष्टक में QD² अपॉन 4πε0 r की पावर 4, सॉरी r की पावर 3 कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा 3 cos² थीटा -1, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म सारी की सारी फिर से बात, तो ई थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, -QD² अपॉन 4πε0 r की पावर, और ये 1 r और ये 3 r जुड़ के क्या हो जाएगी, इसकी घात टोटल 4 डेल बाई डेल थीटा 3 cos² थीटा -k। अब देखो ई थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ई थीटा बराबर -KQD² अपॉन 4πε0 r की पावर 4, इसकी वैल्यू 3 cos थीटा, ठीक है, 3 नहीं सॉरी 6, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि x² का क्या होता है, x 2x होता है। तो इसी प्रकार से अगर x हम cos थीटा को मान ले तो cos² थीटा का क्या हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन डेल x अपॉन डेल x। पर अब cos थीटा का वापस अवकलन करोगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस के sin थीटा आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस के sin थीटा, वैल्यू ई ऑफ थीटा बराबर क्या आ गई, प्लस के QD² 4πε0 r की पावर 4 6 cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को साफ तो नहीं मिटा रहा हूँ, इसके नीचे ही इसका लिख रहा हूँ। देखो इसके ऊपर एक नियम लग सकता है, ये वाला कि 2 cos थीटा sin थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से ई थीटा का मान आप क्या लिख सकते हो, QD² अपॉन 4πε0 r की पावर 4, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई में क्या लगा दो, इसमें 3, तो बचा क्या 3 × 2, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी sin 2। ये इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है ये आपके किसको प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में चतुर्ध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करता है। और टोटल ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई आर कैप प्लस ई थीटा कैप के रूप में, इसमें और कुछ भी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार्श्व घटक है और जो त्रिज्य घटक है उसके रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल को लिखना चाहोगे तो ई बराबर क्या होता है, ई आर कैप प्लस ई थीटा कैप के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है, ये दोनों सूत्र किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, QD² अपॉन 4πε0 r³ 3 cos² थीटा -k, ठीक है ना। तो चतुर्ध्रुव के अंदर ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेरिवेशन के रूप में ही पूछता है, क्योंकि और इसमें कुछ भी नहीं पूछ सकता। डेरिवेशन के अंदर पूछ लेगा सीधे 3.5 नंबर के अंदर क्वेश्चन में कि चतुर्ध्रुव को विद्युत चतुर्ध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा उसके कारण किसी बिंदु P के ऊपर किसी भी उसके जो ध्रुव है उनके ध्रुवों से बाहर किसी बिंदु के ऊपर, सिर्फ बिंदु P के ऊपर, या P बोलेगा नहीं, ऐसा बोलेगा किसी बिंदु के ऊपर उन ध्रुवों के कारण या इन आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ये डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। ये तो क्या था, चतुर्ध्रुव का था। अब इसी तरीके से किसका और पूछ सकता है, द्विध्रुव के बारे में भी पूछ सकता है। मतलब ऐसे कैसे, मान लो जैसे ये डायग्राम था वैसे का वैसे एक आपके पास में क्या हो जाए, द्विध्रुव का डायग्राम हो जाए। द्विध्रुव में क्या होगा, 2 आवेश होंगे, उन 2 आवेशों के कारण जो आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन की साइड मतलब 2 आवेश है उनके कारण आपके पास में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा P।
तो ठीक है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी होता है। उस दो द्विध्रुव, जैसे कि आप डायग्राम से देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ऐसे आप लोगों के पास में दो आवेश दे हुए, प्लस Q और माइनस Q के रूप में, कोई भी दो आवेश दे दे और बोल दे इसके मध्य बिंदु से यहाँ पर, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ पे कोई एक बिंदु उपस्थित है P, इस P बिंदु के ऊपर इन दोनों आवेशों के कारण E और V का मान जाते हैं, तो भी वो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे कि जो प्लस Q और माइनस Q का आवेश है उससे r दूरी के उपस्थित किसी बिंदु P के ऊपर हमें क्या करना हो, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तथा साथ ही साथ में पोटेंशियल का मान ज्ञात करना हो, तो उस पोटेंशियल का क्या मान होगा वो इक्वेशन हमें पता करनी है। उसमें भी देखो, उसमें भी वही की वही सेम कंडीशन लगेगी, या ई आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ई थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, वी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, सेम वही की वही सारी की सारी चीजें, पर चेंज इतना सा है, चेंज तो इसमें इतना सा है कि वहां पे सिर्फ एक चतुर्भुज में 4 आवेश है और इसमें 2 आवेश है, और ये कि इसको भी आप एक्स वाई जेड के रूप में ज्ञात कर सकते हो, उसको भी एक्स वाई जेड के रूप में ज्ञात कर सकते हो, पर एक्स वाई जेड जितना लंबा डेरिवेशन से तो अच्छा इसके रूप में शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दो, तो भी इक्वेशन क्या होती है, सही होती है। क्योंकि आप देखोगे तो कुछ कुछ नोट्स ऐसे भी है जिसमें कुछ कुछ आप बुक ऐसे भी देखोगे जिसके अंदर क्या है, थीटा के रूप में, आर के रूप में, एक्स वाई जेड इन सब के रूप में भी क्या निकाला जाता है कि इसका मान इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के त्रिज्यीय घटक का और पार्श्व घटक का। पर मेनली पोटेंशियल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती, होती कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ता है, लंबे लंबे अवकलन करने पड़ते हैं, जिसके अंदर एक को, क्योंकि आर को आप देखोगे तो वो क्या है, एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई यहाँ पे आर के सापेक्ष आप उसको एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, फिर वाई के सापेक्ष, फिर जेड के सापेक्ष, तीनों के लिए अलग निकालना पड़ेगा। और आप अगर देखो आर की टर्म सीधी है तो उसका आप सीधा आर के सापेक्ष करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, उसका त्रिज्यीय घटक। थीटा की टर्म सीधी है तो थीटा के सापेक्ष करोगे तो सीधा क्या मिल जाएगा आपको, थीटा के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म मिल जाएगी। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र, देखो इस तरीके से है, आवेश Q और ये माइनस के Q, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D। मान लो कोई भी आपके पास में एक द्विध्रुव है, ठीक है, इन दोनों की मध्य की दूरी क्या है, D, और इन दोनों आवेशों के बीच में ये जो द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से क्या कह सकता, मध्य बिंदु से एक इस दूरी के ऊपर, R दूरी के ऊपर एक क्या है, तो बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका मान ज्ञात करना है, पोटेंशियल का मान इसके ज्ञात करना है। ये इसके साथ में थीटा एंगल बनाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 180 माइनस के थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको R2 इसको R1 मान लिया, ये एंगल क्या है 180 माइनस के थीटा। अब देखो वहां पर कितने आवेश थे, 4 आवेश थे, अब यहाँ पे 2 आवेश है, तो इन 2 आवेशों के कारण बिंदु P के ऊपर अगर आप पोटेंशियल का मान लिखना चाहोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, P बिंदु पर विभव का मान क्या लिख सकते हो, जिस प्रकार से चतुर्ध्रुव के लिए लिखा था वैसे के वैसे इस द्विध्रुव के लिए लिखोगे तो V बराबर क्या होगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आवेश कौन सा है, नेगेटिव आवेश, परिणाम लिखना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया, ठीक है। अब देखो V बराबर क्या लिख सकते हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस में क्या आ जाएगा आपके 1/R1 माइनस 1/R2। फिर से ज्यामिति के अंदर क्या लगाओगे, देखो अब फोर्स की डायरेक्शन आप देखोगे तो इधर की तरफ, ये पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगा, ठीक है।
अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इन के अंदर जो ये दो त्रिभुज बने, इन दोनों त्रिभुजों के फिर से एक बार आपको क्या लगाना पड़ेगा, सदिश संयोजन का नियम निकाल के इस R1 और इस R2 का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। वो मान ज्ञात करके वापस इसमें रखोगे तभी हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। उसी पोटेंशियल की सहायता से आगे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ज्यामिति से R1 या फिर आपका सबसे पहले R2 का मान ज्ञात कर लो, तो R2 बराबर क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये दी है, तो ये डिस्टेंस इस मध्य बिंदु से कितने के अंदर डिवाइड हो जाएगी, d/2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि ये बिंदु किस जगह पे स्थित है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु के ऊपर, इस मध्य बिंदु से इसके ऊपर में क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल का मान और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस जगह पर आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे R2 बराबर आप क्या लिखोगे, वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस के D वेक्टर बाय 2 लिखोगे। ठीक है, तो R2 बराबर आपके क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस 2D R बाय 2R 2dr अपॉन 2 cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा ओनली क्यों यूज हुआ, क्योंकि एंगल जो R2 है इसके साथ में बना रहा वो कितने का है, ये वाला थीटा एंगल है। लेकिन अगर R1 का यूज करते तो एंगल कौन सा था, 180 माइनस थीटा। याद रखना दोनों में चीजों में फर्क है एंगल का, क्योंकि 180 माइनस थीटा और थीटा से cos थीटा की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो चेंज होती पूरी की पूरी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। अब ये R2 का मान है, इस R2 का मान आगे और लिखेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस dr cos थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन R2 को लिखना चाहो तो ये क्या आ जाएगा, 1/r कोष्टक में 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर माइनस D अपॉन R cos थीटा की पावर माइनस 1/, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो फिर से इसके ऊपर किसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से इस इक्वेशन के ऊपर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, द्विपद प्रमेय का विस्तार लगाना पड़ेगा। किसका, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1/2 का। तो फिर से आप किसका यूज करोगे, द्विपद प्रमेय से इसका क्या करोगे, विस्तार कर दो। द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे तो 1/R2 बराबर क्या आ जाएगा आपके, और 1/r कोष्टक में आएगा आपके 1 माइनस 1/2 कोष्टक में D स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर माइनस D अपॉन R cos थीटा। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 3/8 कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके D स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर प्लस एक गड़बड़ है इसमें, माइनस D अपॉन R cos थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, जितनी भी हायर पावर टर्म्स है इसके ऊपर आगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, जितनी भी हाई पावर टर्म्स है इसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, क्योंकि D इज वेरी वेरी लेस देन है क्या, R। ठीक है, D इज वेरी वेरी लेस देन R, देन हायर टर्म्स ऑफ D इज क्या हो जाएगा, नेगलेक्टेड। हाई टर्म्स ऑफ D क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर
तो 1 अपॉन आर टू जो है किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आर कोष्टक में 1 माइनस 1/2 डी बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी R2 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अगर आप R1 में देखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी R का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी आर कॉस 180 माइनस थीटा आएगी। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो R1 बराबर क्या लिखोगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी आर कॉस थीटा लिखोगे। फिर से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 2 की तरह क्या करोगे हल करोगे। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो इसका मतलब इस जगह पे भी क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो इसका भी द्विपद प्रमेय से विस्तार कर इक्वेशन नंबर 2 की तरह हल करना। ठीक है, 1 अपॉन R1 का मान उस कंडीशन में क्या आ जाएगा 1 बाई आर कोस 1 माइनस प्लस बी अपॉन 2R। अब आगे का काम तो सिंपल सा है, वापस से इसका 1 अपॉन R1 का और 1 अपॉन R2 का एक्सप्रेशन के अंदर मान रख के घटा के पोटेंशियल का मान निकालना है और पोटेंशियल निकाल के फिर क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ठीक है ना। हाँ बोलो मनोज पुरी, मैंने अनम्यूट किया है आपको, मतलब माइक को ऑन कर दिया है, अब आप बोलो क्या प्रॉब्लम है। जल्दी से बोलो मनोज। साइन साइन कौन सा बोल सकते हो तुम, डायरेक्ट बोल के ही बता दो सर ये वाला साइन समझ में नहीं आया। रिकॉर्डिंग ऑन है। ऊपर जो पहली इक्वेशन आई थी ना उसमें शायद 1 प्लस डी बाई आर 1/2 डी बाई आर कॉस थीटा होगा 1 प्लस R2 वाली वहां पे प्लस का साइन नहीं आएगा, वहां पे माइनस का साइन 1 आएगा। अपॉन R into 1 माइनस वहां पे माइनस नीचे का वाले में साइन माइनस आएगा। आएगा, मतलब R1 के अंदर तो प्लस वाला साइन आएगा लेकिन R2 के अंदर माइनस वाला साइन आएगा। सर R2 वाली इक्वेशन के अंदर d स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर माइनस d बाय r cos थीटा था, तो वो बाहर आके माइनस d बाय r cos थीटा मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, तो प्लस का होगा ना। शायद इसमें एक मिस्टेक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मिस्टेक हो सकती R2 है। वाली इक्वेशन नहीं R2 वाले में यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा प्लस का साइन होगा, ये ध्यान रखना इनके बीच में। ठीक है ना, प्लस का साइन होगा क्योंकि जब नेगेटिव साइन होता है ना तो उस समय में विस्तार करोगे तो जुड़ जाती है इक्वेशन है, और जुड़ती है उस वजह से क्या होगी अगर हायर टर्म्स को अपन नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाला साइन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है ना, मैं भूल गया था क्योंकि मेरे जो विस्तार किया हुआ था ना तो वो 1 अपॉन R1 का किया हुआ था और R2 वाले मैंने उसका क्या किया 1 अपॉन R2 के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उस वजह से वहां पे मिस्टेक हो गई थी। मैं रुका भी बीच में इसलिए था, मैंने कहा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इक्वेशन गलत क्यों आ रही है, इस वजह से रुका था उस समय भी, क्योंकि वो पहले मेरे R1 का किया हुआ था और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया R2 का कर दिया, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। और R1 के अंदर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, R1 में वहां पे नेगेटिव साइन आएगा तो इस वजह से